कमर शीमा और दोस्तों मेरे साथ मौजूद हैं अभिजीत जसरोटिया साहब। आप बीजेपी के रुकन हैं और जम्मू एंड कश्मीर से हैं। अभिजीत साहब, सबसे पहले तो आपके वक्त का बहुत शुक्रिया। धन्यवाद आपका बहुत बहुत। अभिजीत साहब, ये नरेंद्र मोदी की सरकार इतनी क्यों घबराई हुई है, इतनी क्यों परेशान है, और क्यों कभी एक्स्ट्रा जुडिशियल किलिंग्स होती हैं, कभी आके खवातीन के साथ ज्यादती करते हैं, कभी फ्रीडम फाइटर्स जो है उनको उठा के ले जाते हैं, कभी सियासतदानों को उठा के ले जाते हैं, कभी कानून में बड़ी तब्दीलियां कराते हैं, लेकिन वो कोई बात बन नहीं रही कश्मीर के हवाले से। अब तो सुनने में ये आया है कि पूरे भारत में छोटे छोटे कश्मीर बनते जा रहे हैं। जब आपको पता होगा कि बरतानिया के वजीर आजम आए तो उस वक्त हालात चल रहे थे और मुसलमानों के साथ जो मसाइल पैदा हो रहे हैं, आप क्या समझ रहे हैं कि ये जो टैक्टिक्स है नरेंद्र मोदी साहब की, ये कामयाब है और अब इतनी ज्यादा जो सिचुएशन है वो आउट ऑफ कंट्रोल नहीं है उनके लिए, क्योंकि उन्होंने तमाम तरह के जो तरीके इस्तेमाल कर लिए हैं, कानून का भी इस्तेमाल कर लिया है, सियासतदानों को जेलों में डाल भी लिया है और कई लोगों को जो है वो एक्स्ट्रा जुडिशियल किलिंग्स भी कर ली हैं। तो किस हद तक इस वक्त बीजेपी का कंट्रोल है कश्मीर के ऊपर? कंवर शीमा साहब, पहले तो मुझे पता नहीं ये खबरें आप कहां से लेकर आते हैं, उतनी मसालेदार खबरें आपको मिलती कहां से। इतना मसाला ना खाएं, प्रॉब्लम हो जाएगी। आप इसको समझे। सबसे पहले मुझे तो ये समझ नहीं आता फ्रीडम फाइटर कौन है। ये फ्रीडम फाइटर आपको क्या यासीन मलिक फ्रीडम फाइटर आपको नजर आता है? हाँ हाँ, वो तो मैं भली भांति समझ सकता हूं, क्योंकि आपने इसको जो फ्रीडम का पहाड़ा 1987 के बाद वहां पर रावलपिंडी में जो पढ़ाया था वो भली भांति हम सबको पता है, और आपकी को शायद पता होगा जब ये 1987 में यहां से बॉर्डर क्रॉस करके आपके पास वहां पर आपका मेहमान बनकर रहा, तो आपके वो शेख बशीर साहब जो आपके रेलवे मंत्री भी रहे हैं, उन्होंने इन्हें अपने फार्म हाउस में रखा। उसके बाद आप ही की ISI ने इसको आर्मी ट्रेनिंग भी दी, और अपने आप ट्रेनिंग लेने के बाद उसने वो ज्ञान आगे भी बांटा, 3500 और तैयार किए अपने जैसे। उसके बाद वो बंदूकें उठाकर और यहाँ पर हमारी तरफ आ गए, और जो यहाँ पर आके कत्लो गारत का सिलसिला उन्होंने जो फैलाया, इनको आप फ्रीडम फाइटर कहते हैं। और हाँ हाँ, ये तो खैर उसके बाद तो लोगों को 3-4 साल मारने के बाद ये गांधी भी बन गया था। तो मुझे लगता है कि इस तरह के जो लोग आप वहां से तैयार कर कर भेजते हैं, उनको 30 साल लग गए हमें उनको इस कानून के तहत इनको इनके अंजाम तक पहुंचाने के लिए। ये काम तो नरेंद्र मोदी जी की सरकार ही कर सकती थी। आपके लिए तो भले फ्रीडम फाइटर तो होगा ही आपके लिए, लेकिन हमारे लिए ये देशद्रोही ही है जिसने मासूम लोगों का कत्ल किया। और मैं जरूर चाहूंगा कमर शीमा साहब कि आपका पूरा देश जाने, आपके चैनल के थ्रू और कमर शीमा जी के थ्रू, कि इसने किस तरह के घिनौने काम किए हुए हैं। और ये कोई मैं नहीं कह रहा, BBC के इसके इंटरव्यू निकाल कर देखिए जहां ये खुद कबूल करता है। ये बताएं, आपका फ्रीडम फाइटर जो है पाकिस्तान का, ये खुद कबूल करता है कि मैंने सैकड़ों लोगों को मारा है, मैंने इंडियन एयरफोर्स के उन जो सोल्जर्स थे उनके ऊपर मैंने अटैक करके, उनमें से एक हमारे स्क्वाड्रन लीडर खन्ना साहब थे, उनको भी 28 गोलियां मारी और ये सब कुछ किया। ये खुद वहां पर मानता है कि मैंने कश्मीरियों पर जीनोसाइड किया है। ऐसे जीनोसाइड करने वाले को, ऐसे इनोसेंट लोगों को मारने वाले को, अपने ही देश में हथियार उठाकर आने वाले को आप फ्रीडम फाइटर कहते हैं? इस तरह के फ्रीडम फाइटर पाकिस्तान में पाए जाते होंगे, हमारे देश में नहीं। हमारे देश में इस तरह के लोगों को सीधा जेल में तो या फिर सुई पे टका जाता है। नहीं, ये बताइएगा कि 75 साल हो गए हैं कश्मीर को दबाने की कोशिश की जा रही है, सजाएं दे के, जेलों में डाल के, फौज की बहुत ज्यादा नफरी कश्मीर में रख के। ऐसी क्या वजह है कि आज तक भारतीय सरकार वो अपनी मर्जी के रिजल्ट नहीं ले सकी? क्यों लोगों को अपने साथ नहीं मिला सकी, और आज भी आपको कश्मीर का जो स्टेटस है वो पूरे भारत से अलग रखना पड़ रहा है? देखिए, सबसे पहले बात यह आती है, कश्मीर का स्टेटस 5 अगस्त 2019 के बाद पूरे हिंदुस्तान की तरह, बाकी देश की तरह ही हो गया। और आपको लगता होगा अपने वहां पर बैठ के, क्योंकि आपको सूट भी करता है, आपके देश को भी सूट करता है, क्योंकि ये कश्मीरी तो था 5 अगस्त 2019 से पहले जिसके नाम पे आपको फंडिंग हुआ करती थी। अब तो FATF ने भी आप पर वो संख्या लगा दी है कि अब इसके नाम पर भी आपको कुछ नहीं मिलेगा। और एक बात मैं आपको और बता दूं जो बहुत बढ़िया है, कि आपको जो ये जिस तरह का आप कश्मीर में ये जो उत्पाद मचाते हैं, जिस तरह से वहां से आप सिस्टम यहाँ पर भेजते हैं, इसमें सिर्फ चंद लोग ही हैं जो आपकी ये भाषा पढ़ते हैं। आज आप कश्मीर में चले जाइए, मैं खुद कश्मीर में होता हूं, जिस तरह से यूथ बढ़ चढ़कर हमारे साथ आ रहा है, आज लोगों को रियलाइजेशन हो चुकी है कि यासीन मलिक जैसे लोग, इन सब लोगों ने जो यहाँ पर हमारे को जो झूठ आके परोसा और जो ट्रेनिंग लेकर यहाँ पर आए और हमारे लोगों का खून पाया, इन लोगों को भली भांति समझ आ चुका हुआ है। आज ये कश्मीर वो कश्मीर नहीं है जहां पर आप लोग आकर
और कुछ भी कर लिया करते थे। आज ये नया कश्मीर है, आज वो कश्मीर है जिसमें जम्मू कश्मीर की तो बात हुई, आपके वाला भी जो कश्मीर जो आपने हमसे हथियाया हुआ है वो भी बहुत जल्दी इसी का हिस्सा बनने वाला है। बस थोड़ा सा इंतजार चाहिए और सब्र चाहिए, बहुत जल्दी हम आपको बताएंगे। क्योंकि वहां के जो आपके कश्मीर के लोग हैं वो भी आज रोल मॉडल देख रहे हैं जम्मू कश्मीर का, किस तरह से सड़कें बन रही हैं, किस तरह से यूनिवर्सिटीज बन रही है, किस तरह से तरक्की हो रही है, किस तरह से यहाँ पर सैलानी यानी कि टूरिस्ट आ रहे हैं। 150 से ज्यादा फ्लाइट डेली लैंड कर रही है कश्मीर में। अगर आप डाटा भी उठाकर देखेंगे कश्मीर के एयरपोर्ट पे 150 फ्लाइट हो, इतना टूरिस्ट भर भर के आ रहा है। आपके वहां के लोगों को भी लग रहा है कि काश हमें हिंदुस्तान जो अपने साथ मिला ले तो हम भी इस तरह से तरक्की करें और पाकिस्तान की जो हालत है इससे हम लोग बच जाए। नहीं देखिए, एक बात तो ठीक है कि इंडिया बड़ा मुल्क है, वहां इकोनॉमिकली चीजें ठीक है, मैं इसमें तो एग्री करता हूँ। लेकिन अभिजीत साहब, इस बात की समझ नहीं आई कि ताकत का इस्तेमाल भी आपने कर लिया। आप सवाल का जवाब नहीं देते। आप वो जो बीजेपी स्टाइल है ना, एक जैसे अमित शाह साहब का है, वो भी लेंगे, आजाद कश्मीर भी लेंगे, घुस के कर लेंगे। एक है ये पॉलिटिक्स, एक है ऑन ग्राउंड पॉलिटिक्स। आपने कहा 150 फ्लाइट आती है, मैं तो इसका जारी बात है डाटा देखना चाहूंगा कि 150 फ्लाइट जो है वो कितनी को है। मतलब ठीक है, प्रोपेगेंडा बहुत जरूरी है किसी भी आइडिया को जिंदा रखने के लिए। मैं सवाल कर लूं, आप बोलिएगा। अभिजीत भाई, प्रोपेगेंडा बहुत जरूरी है और आपको करना चाहिए, जारी बात है। आप पार्टी से एक ताल्लुक रखते हैं, आपकी पार्टी का एक मौकफ है। लेकिन क्वेश्चन ये है, और मुझे ये भी पता है कि कश्मीर में, इंडियन ऑक्युपाइड कश्मीर में मामला जो है बिजनेस के हवाले से, इंफ्रास्ट्रक्चर के हवाले से बहुत बेहतर है। मैं इस चीज को भी एक्सेप्ट करता हूँ। मैं ये नहीं, मैं एक रैशनल एनालिसिस करना चाहता हूँ, मैं किसी सियासी जमात का एनालिसिस नहीं करना चाह रहा। सो आपसे भी मैं ये नहीं चाहता कि आप बीजेपी का पर्सपेक्टिव दें, मैं चाहता हूँ आप कश्मीर की आवाम का पर्सपेक्टिव दें, कश्मीरियों का पर्सपेक्टिव दें। आप ठीक है, अपनी पार्टी का जो आप कहना चाहते हैं कहें। सो क्वेश्चन ये आ जाता है कि क्यों नहीं दबा सके, क्यों नहीं दबा सके? ऐसा क्या है? लोग अपनी पहचान मांगते हैं जो उनको नहीं मिल रही। जारी बात है, हर कौम की पहचान होती है। क्या वो अपनी पहचान मांग रहे हैं जो उनको नहीं मिल रही इसलिए रेजिस्ट कर रहे हैं, या कि आप समझते हैं कि ओवर द पीरियड ऑफ टाइम ये जो नई अभी चीजें आई हैं, डिलिमिटेशन हुई है कि भाई अब जो है वो जम्मू में ज्यादा सीटें हों या और जगह में ज्यादा सीटें हों, कश्मीर में सीटें कम हो, आप कश्मीरियों से पहचान क्यों नहीं ले सके? ताकत, मैं तो ये सवाल, मैं एक बेसिक सवाल जानना चाहता हूँ। या कि आप समझते हैं कि नहीं, वाकई आहिस्ता आहिस्ता जो आप इकदाम कर रहे हैं पहचान वापस ले ली जाएगी? मैं तो सिंपल सादा सवाल कर रहा हूं। देखिए ना, आपकी बात फिर वही आती है ना, आप अपने प्रोस्पेक्टिव से बात जरूर करें। कश्मीरियों की पहचान क्या है? कश्मीरी आर प्राउड टू बी इंडियन, सबसे पहली बात है। कश्मीरियों की पहचान ये है, हिंदुस्तान का पासपोर्ट रखने में कश्मीरी गर्व महसूस करता है। हमारा तो छोड़िए, आपके देश के बच्चे भी हमारा ही नाम, हिंदुस्तान का नाम लेकर यूक्रेन से निकले, ये भी आप भली भांति जानते हैं। तो हिंदुस्तान क्या मुल्क है ये भी आपको अच्छी तरह से पता है। मैं इसमें कुछ सियासत नहीं कर रहा, आपको पता नहीं आप किस कश्मीर को किस एंगल से देखते हैं। मैं कमर चीमा साहब आपको इन्वाइट करता हूँ, आप आए। मैं हर एक चीज का आपका यहाँ रहने का और आपके यहाँ आने का भी पूरा बंदोबस्त करूंगा पूरा। और मैं चाहूंगा 1 महीना मेरे साथ कश्मीर में रहे। जितनी रैलीज में मैं पार्टिसिपेट करता हूँ, मैं सारी रैलीज की आपको व्हाट्सएप करूंगा अपनी सारी फोटोग्राफ्स। वहां पर दुनिया देखिएगा, और वो सभी कश्मीरी लड़के हैं, कश्मीरी मुस्लिम लड़के हैं जो मेरी रैलीज में आते हैं। 2,500 हजार 3,000 लोग। और जब मैं वहां पर तकरीर करता हूँ और उनको रियलिटी मिलती है तो देखिए किस तरह से वो लोग सभी वेलकम करते हैं बातों को। वो ग्राउंड की रियलिटी है। प्रोपेगेंडा की रियलिटी आपके देश की कुछ और हो सकती है। और मैं खुदा के लिए, भगवान के लिए आपके देश के आगे हाथ जोड़ के वंदना करना चाहता हूं, कृपया करके इन लोगों को ना यहां पर बरगलाएं, ना बरवाएं। आपकी इन सब चीजों से आपको पता है, पिछले 2 सालों के अंदर 87 यहां पर जो किलिंग हुई है उसमें से 82 तो कश्मीरी मुसलमान ही है। अरे आपको तो ना कश्मीरी मुसलमानों का दुख है, ना कश्मीरी पंडितों और कश्मीरी सिखों का तो कभी रहा नहीं। आप सोचिए कि आपके इस उपद्रव के कारण कितने लोग जो हैं, जो आपके वहां से जो बेची हुई बंदूक है उसके शिकार हो रहे हैं। आज आपके खिलाफ कश्मीर में नारे लग रहे हैं पाकिस्तान के खिलाफ। आप कल का उठा के देख लीजिए सारे रिकॉर्ड, आपके खिलाफ लोग आज बात कर रहे हैं और आपको कह रहे हैं कि भगवान के लिए हमें बख्श कीजिए, हमें आपके देश की मदद नहीं चाहिए क्योंकि हम अपने हिंदुस्तान में भली भांति खुश हैं। आपके अपने देश के लोग कितने खुश हैं आपसे, आप मुझे बताएं जरा। आपके बेचारे इमरान खान अलग रो रहे हैं, बाकी अलग रो रहे हैं। आप कम से कम अपने देश में एक नैरेटिव आप प्लीज सेट कीजिए। देखिए कमर चीमा साहब, मुझे पता है जिस तरह के देश में आप रहते हैं आपके लिए बड़ा मुश्किल है। जिस देश के टॉप 50 बिजनेसमैन जो है वो कोई इंडस्ट्रियलिस्ट ना हो, कोई एनआरआई नहीं हो, बल्कि आईएसआई के लीडर्स हो, तो आप समझ सकते हैं कि आईएसआई के वो आर्मी के लोग हो, वो अगर होंगे तो उस देश का क्या हाल होगा आपके सामने ही होगा। तो मैं चाहता हूं आपका देश जो
आर्मी चलाती है, आईएसआई चलाती है, वो हम जैसे जमहूरियत देश के साथ आप कंपैरिजन कर ही नहीं सकते। और डीडीसी चुनाव जो आप बोल रहे हैं, इन सब चुनावों के अंदर आपको पता है कितना प्रतिशत रहा, कितने लोग कश्मीरी लोगों ने बाहर निकल के वोट डाला। ये भी आप एक बार आंकड़े तो आप निकालते रहते हैं, आप तो इसमें बड़े बुद्धिजीवी हैं, आपके पास आंकड़े पूरे होती हैं। पिछले डीडीसी बीडीसी चुनावों में कितने लोगों ने वोट डाला है जमहूरियत के अंदर, कितने लोगों ने शिरकत की है, ये जरूर डाटा निकालिएगा, ताकि आपको जो वो वहम है ना कि कश्मीर में पता नहीं क्या हो रहा है, वो जरूर दूर हो जाएगा। अच्छा, एक बात तो मुझे थोड़ी समझ आ रही है, आईएसआई बड़ी पॉपुलर जो है वो खुफिया एजेंसी है भारत में, मतलब बड़ा खौफ है। और आप जब से पिछले 10 मिनट में 8 मिनट में आपसे मेरी बात हो रही है, आपने 10 दफा आईएसआई का जिक्र किया, तो मुझे एटलीस्ट ये फील हो रहा है कि मतलब दे आर डूइंग द वर्क, अपना वो काम तो कर रहे हैं। मतलब सारी बात है। और बार बार आप जो उनको नाम ले रहे हैं, बार बार उनका जिक्र कर रहे हैं, और बार बार ये कह रहे हैं कि आईएसआई आईएसआई आपके मुंह से निकल रहा है। सो इट मीन्स कि देयर इज समथिंग व्हिच इज गोइंग ऑन, जिसका जारी बात है वो एक हो रहा है। अच्छा, ये जो आप बातें कर रहे हैं, मैं मेरे मुल्क में क्या चल रहा है मैं तो इसको डिस्कस ही नहीं कर रहा। मैं मेरे से ज्यादा अपने मुल्क में होने वाले मसाइल का कौन ज्यादा नाकद हो सकता है या तनकीद कर सकता है मेरे से ज्यादा। मैं मेरे यूट्यूब पे जाए तो मेरा सारा टाइम तनकीद करता हूँ। क्वेश्चन ये नहीं है कि मेरे मुल्क में क्या हो रहा है, क्वेश्चन तो ये था कि यासीन मलिक जो है उसके साथ जो बंदा कह रहा है कि मैं गांधीयन पॉलिटिक्स करता हूं, मैं नॉन वायलेंस की पॉलिटिक्स करता हूं, उस बंदे को आपने पकड़ के जेल में डाला, 2 दफा लाइफ इम्प्रिजन कर दिया। आप क्या समझते हैं इस चीज से? वाकई एक खौफ जो है वो कश्मीरियों के अंदर जाएगा, या क्या आप समझते हैं कि ये एक आखिरी जो है वो आपकी एफर्ट थी ताकि कश्मीरी स्ट्रगल को, या उन कश्मीरियों को जो एक नॉन वायलेंट स्ट्रगल करना चाहते हैं, वो कश्मीरी जो अपनी एक मुस्बत तरीके से सियासत करना चाहते हैं, उनको दबाने का भी एक ये आखिरी तरीका है, या एक आखिरी ये जो चीज है वो की जाए? इसमें आप क्या कहना चाहेंगे कि वाकई इसका कोई रिजल्ट निकलेगा आपको? अब देखें ना कमर चीमा साहब, आप यासीन मलिक का खुद का इंटरव्यू बीबीसी में दिया हुआ, खुद की कही हुई बात कि हाँ मैंने जो इंडियन एयरफोर्स के उनको लोगों को भी मारा, मैंने इतने लोगों का जीनोसाइड भी, वो खुद बोल रहा है। फिर भी आप उसे गांधी बनाने पे तुले हुए हैं। तो एक बात बताएं, इस तरह के गांधी आप अपने पास ही रख ले। हमारे पास जो हिंदुस्तान में 138 करोड़ लोग हैं, सभी के सभी गांधी है। हम सभी के सभी अहिंसा पर यकीन रखते हैं, और हमारे देश का इतिहास भी निकाल कर देखिएगा। हमारे जो भारतवर्ष का इतिहास है, हमने कभी भी किसी पर हमला नहीं किया। हमने कहीं मंगोलों की तरह या मुगलों की तरह किसी देश को हथियाने के लिए, वहां पर लूटपाट बचाने के लिए, लूटने के लिए डाके नहीं डाले हैं। हमारा इतिहास गवाह है। इतिहास उठा के देख लीजिए, कभी भी भारतवर्ष में आज तक किसी के ऊपर अटैक नहीं किया। 3 हमले तो आपने भी यहाँ पे कर देख लीजिए, तो क्या पाया आपने? तो आप ये समझ सकते हैं कि हम यहाँ पर 138 है। और एक बात बताता हूँ, और बड़ी विशेष बात, कि गांधी जी के पैदा होने से पहले भी गांधीयन प्रिंसिपल्स पर ही भारतवर्ष चल रहा था। तभी तो हमने कभी किसी पर आज तक अटैक नहीं किया। हम अपने देश में बड़े सुखी हैं, बड़े भले हैं, और हमें किसी के देश से कुछ लेना देना नहीं है। हम अपने घर में बड़े सुखी हैं, और इस सुख को हम चाहते हैं बाकी लोग भी हमसे इसका फायदा उठाएं, जैसे हमारे आगे पीछे के ममालिक उठा रहे हैं। लेकिन पाकिस्तान को पता नहीं क्यों ये चीज रात नहीं आती है, क्योंकि उनके लिए कश्मीर का राग गीत है, जिसे लाफेंगे तो कुछ ना कुछ मिलेगा। अब तो एफएटीएफ ने वो भी बंद कर दिया है। तो इस तरह के गांधी, अगर गांधी आपको चाहिए, हमारे पास इस तरह का एक नेल्सन मंडेला भी आपको बताते हैं, उसका नाम है शबीर शाह। उसको भी कहीं यूएसए में किसी ऑर्गेनाइजेशन में नेल्सन मंडेला कहा था। तो वो भी अगर आपको चाहिए तो हम आपको परोस देंगे। आप इस तरह के गांधी, इस तरह के नेल्सन मंडेला पाकिस्तान में रखिए, आपके काम जरूर आएंगे। हमारे 138 करोड़ गांधी हैं जो अपने देश को बड़े भली भांति संभाल रहे हैं। अच्छा, ये अभिजीत भाई, आखिरी सवाल करूंगा। ये आप हर दफा जब आपने नफरत की बात करनी होती है, या तकसीम की बात करनी होती है, या दबाने की बात करनी होती है, तो आपके मुंह से एक मुसलमान का नाम क्यों निकलता है? वाई मुसलमान? मतलब क्यों? आप क्या समझते हैं कि मुसलमानों को दबाना आसान है, वो कम है? या कि आप समझते हैं कि नहीं, उनके ऊपर एक लेबल लगा दिया है कि वो कोरोना जिहाद, लव जिहाद, दहशतगर्द, एक मतलब उनको लेबल करना आसान है? मैं यकीन करके माने, मैं पिछले 15 मिनट से सिर्फ आपसे सीखने की सवाल कर रहा हूं, लेकिन आप जो मुझे जवाब दे रहे हैं उसमें वो एक खास जो है ना, एक सियासी जमात का नुक्ता नजर है, उसमें मेरी लर्निंग नहीं हो रही है। मेरे व्यूअर्स पता नहीं इसको किस तरह लेंगे। लर्निंग हम चाहते हैं, हम जानना चाह रहे थे कि एक्चुअल वो जो सोशियो पॉलिटिकल अंडरस्टैंडिंग है हम वो लेना चाह रहे हैं। तो ये आप हर दफा एक मुसलमान का क्यों नाम लेना चाहते हैं, लेते हैं? क्या मुसलमानों को आप गांधी होता हुआ आपको अच्छा नहीं लगता?
सबसे पहली बात कमर चीमा साहब, आपके देश से ज्यादा मुसलमान हमारे देश में रहते हैं, आपको पता है, बहुत सुखी हैं वो सारे के सारे। और भारतीय जनता पार्टी के लिए भी ना, हिंदू मुसलमान हमारी दो आंखों की तरह है, ये भी आपको बताता हूं। हमारे यहाँ से सेंटर से जो भी फंडिंग आती है ना, अगर वो कमला देवी के खाते में जाती है तो सायरा बानो के खाते में भी उतने ही पैसे जाते हैं। हम कभी हिंदू मुसलमान नहीं करते। और प्लीज आप कम से कम मुसलमानों के ठेकेदार ना बने। अफगानिस्तान का आपने क्या हाल किया है, वो बांग्लादेश बच गया आपसे, वरना आज बांग्लादेश भी अफगानिस्तान बना होता। और यहां पर आप देख लीजिए, मैंने 87 बताए, 87 में से 82 तो कश्मीरी मुसलमान थे जो आप लोगों ने मार दिए। तो आप मुसलमानों के कहां से ठेकेदार बनते, पहले आप ये तो कम से कम प्रूव करें। आप सोशियो पॉलिटिकल इन सब चीजों की आप बातें करते हैं, ये सच्चाई है। जब तक आप सच्चाई से रूबरू नहीं ना होंगे, तब तक आपको लगेगा कि पाकिस्तान जैसा मुल्क पूरे दुनिया के मुसलमानों का ठेकेदार है। आपको बता दूं कि आपके सामने देख लीजिए, जो काफी डेवलप्ड और काफी मॉडर्न मुसलमान है यूएई के, आप खुद देखिए, दुबई का इतना बड़ा डेलीगेशन यहां पर आया इन्वेस्टमेंट के लिए। यहाँ पर वो लोग आए, उनको पता है कि यहाँ पर सुकून, वो आपके देश तो नहीं पहुंचा कि यहाँ पर इतने इतने बड़े ग्रुप्स आ रहे हैं, क्यों आ रहे हैं इन्वेस्टमेंट के लिए। उनको पता है कि कश्मीर अब नया कश्मीर बनने वाला है, वो भी तो एक इस्लामिक मुल्क है। आप उनको फॉलो क्यों नहीं करते, क्यों आप अफगानिस्तान वाली स्ट्रेटेजी, हर जगह पर स्ट्रेटेजी। आपको मैं एक ना कहानी सुनाता हूँ, आपके इसी सोशियो पॉलिटिक्स में आपके काम आएंगे। एक राक्षस हुआ करता था यहाँ पर, भस्मासुर। उसने उस समय देवी देवताओं को प्रसन्न किया, प्रसन्न करके कहता हूं, मैं बोला मांगो जी क्या मांगते हो। उसने कहा कि मैं जिसके सिर पे हाथ रखूं तो वो भस्म हो जाए। तो वो भस्मासुर राक्षस आजा बन चुके हैं मुसलमानों के लिए। प्लीज खुदा का खौफ खाए, ये काम ना करें। मुसलमान तंग आ चुके हैं, हिंदुस्तान का मुसलमान आज तंग आ चुका है। आपके कारण जो है यहाँ पर इस तरह की बातें होती कि उन बेचारों को कई बार शर्मिंदा होना पड़ता है। तो ये बात ना करें। हमारे लिए हिंदू मुसलमान जो है हमारी दो आंखों की तरह है। और आप चिंता ना करें हमारे मुसलमानों की। हमारे मुसलमान जो है वो बड़े सुरक्षित अपने देश में, और वो दे आर प्राउड टू बी इंडियंस। लेकिन खैर, मैं समझ सकता हूं आपकी मजबूरी। आप चार लफ्ज बोलेंगे तो वहां बैठे, फिर आप बोलेंगे ये आईएसआई का नाम देता है। तो आप क्यों नहीं डाटा बताते मुझे, आपके टॉप 20 जो वहां के पैसे वाले लोग हैं वो कौन है। मुझे आप इनका डाटा प्लीज दे दीजिएगा, मैं समझ जाऊंगा क्या है। और आईएसआई से मुझे डर नहीं लगता। मुझे तो आपके आईएसआई वाले तीसरे दिन थ्रेट करते हैं, मैं फिर भी कश्मीर में ओपन में जाके जलसे करता हूं। मुझे कोई डर नहीं है उनका, ना मैं डरने वाला हूं उनसे, ना मेरा देश डरने वाला है। तो आपको मुबारक हो, आपकी आईएसआई। हमारे देश की फौज हमारे लिए काफी है सब कुछ करने के लिए। देखिए, मेरे मुल्क की खुफिया एजेंसी है, तो मतलब मुझे खुशी होगी कि अगर वो आप उससे डर रहे हैं, आप कह रहे हैं कि नहीं नहीं, जनाब मैं तो मुझे कहा, डराते रहते हैं, मुझे मैं डराते कहां हैं, डरता हूं। मैं तो मुझे तभी बता काफी। रहा हूं कि उनकी धमकियों के बाद भी मैं कश्मीर में ओपन घूमता हूं। मैं आपके चैनल पे कह रहा हूं, जो करना कर मैं लीजिए। थोड़ा हैरान हम हूँ। भारत माँ के लाल, हम डरने वालों में से नहीं है। इस कतरे की, इस खून के, मेरे खून के एक एक कतरे की बूंद में से भारत माता की जय निकलेगा, भले आपकी जितनी मर्जी आईएसआई। हम डरने वाले नहीं हैं लोगों से। बात है, आपको जारी बात है, आपके अंदर अपने मुल्क की मोहब्बत होनी चाहिए, और वो आप तो फिर एक अच्छे जो है वो मुहिब्बे वतन नहीं हो सकते अगर आपके अंदर अपने मुल्क की मोहब्बत कूट कूट के नहीं भरी। मैं इसको अप्रिशिएट करता हूँ, आप किसी भी मुल्क से हों। लेकिन ये तो है कि कश्मीर में आप आईएसआई को बहुत हाई रेट करते हैं, दैट्स गुड। थैंक यू वेरी मच अभिजीत जसरोटिया साहब। मेरा एक्चुअली मकसद जो था वो आपसे बात करने का वो ये था कि हम जान सकें कि यासीन मलिक जो है उनकी जो इम्प्रिजनमेंट है या जो लाइफ सेंटेंस है उससे कश्मीर के अंदर क्या असरात हो सकते हैं, बेसिकली मैं जानना चाह रहा था। तो वो एक जारी बात है, आपका एक खास किस्म का पर्सपेक्टिव है। आपको जारी बात है, हक है आप जिस किस्म का भी पर्सपेक्टिव रखें। बट आपका बहुत शुक्रिया कि आपने मुझे वक्त दिया और हमने इस पे जो है वो बात की। थैंक यू वेरी मच।